देखिए, सैन्य इतिहास में कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसे लगते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सच होते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम ऐसे ही एक बेहद साहसिक मिशन ऑपरेशन सनराइज के हर पहलू को डिकोड करने वाले हैं। म्यांमार सीमा के पार 64 पैरा स्पेशल फोर्सेस की ये जवाबी कार्रवाई सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक मास्टर क्लास थी। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दुखद नंबर से 18। 4 जून 2015 की वो सुबह थी। डोगरा रेजिमेंट के जवानों का एक काफिला अपनी ड्यूटी खत्म करके मणिपुर के घने जंगलों से होकर अपने बेस लौट रहा था। जवान जाहिर सी बात है घर जाने की उम्मीद में रिलैक्स थे, लेकिन पलक झपकते ही ये शांति एक खौफनाक हमले में बदल गई। घने जंगलों की आड़ में छिपे करीब 50 उग्रवादियों ने रॉकेट लॉन्चर और भारी हथियारों के साथ इस काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया। और इस भीषण हमले में हमारे 18 वीर सैनिक शहीद हो गए। हमला करने के बाद ये उग्रवादी म्यांमार बॉर्डर पार करके अपने सुरक्षित ठिकानों की तरफ भाग गए। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने आगे की पूरी जवाबी कार्रवाई की नींव रखी। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि इसके बाद घटनाक्रम कितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। आप इस टाइमलाइन को देखिए। 4 जून को मणिपुर में घात लगाकर हमला होता है और सिर्फ 3 दिन बाद यानी 7 जून को 64 पैरा स्पेशल फोर्सेस को तैनात कर दिया जाता है। 8 जून की सुबह 5 बजे सीमा के पार जवाबी स्ट्राइक होती है और उसी दिन दोपहर 3 बजे तक हमारे कमांडोज सही सलामत वापस भी आ जाते हैं। ये 4 दिन की टाइमलाइन किसी भी सैन्य अभियान में निर्णय लेने की स्पीड और सटीकता की एक बेहतरीन मिसाल है। उग्रवादी सीमा पार भाग चुके थे और समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। हर बीतते घंटे के साथ प्रेशर बस बढ़ता ही जा रहा था। द इमरजेंसी डायरेक्टिव। मणिपुर में हुए इस हमले के तुरंत बाद दिल्ली में अचानक हलचल तेज हो गई और एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। अब इस मीटिंग में जो हुआ वो जानना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने हमले पर सीधे जवाब मांगे थे और तब उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने जो कहा वो इतिहास में दर्ज हो गया। उनका रुख बिल्कुल साफ और बेहद आक्रामक था। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, मुझे सिर्फ 3 दिन का समय चाहिए। चौथे दिन का सवेरा होने से पहले उन आतंकियों की चिता जल चुकी होगी। बस इसी एक स्टेटमेंट के साथ ये तय हो गया कि हमारी सेना इंटरनेशनल बॉर्डर पार करेगी, म्यांमार में घुसेगी और उन उग्रवादियों को उनके ही घर में घुसकर मारेगी। ये एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक फैसला था। डिप्लॉयमेंट ऑफ 64 पैरा SF। इस सख्त निर्देश के बाद जमीनी स्तर पर एक्शन शुरू होता है। 7 जून की सुबह इस बेहद जटिल और खतरनाक मिशन की कमान 64 पैरा स्पेशल फोर्सेस को सौंपी जाती है, जिसे लीड कर रहे थे 35 साल के एक बहुत ही अनुभवी ऑफिसर, लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा। अच्छा, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने से ठीक पहले का एक किस्सा बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि बॉर्डर पार करने से पहले इन कमांडोज ने एक खास तरह का रिचुअल किया। सबसे पहले हर एक जवान ने घुटनों के बल बैठकर अपनी मातृभूमि की मिट्टी को छुआ, फिर उसी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाया और इसके बाद पूरे जोश और दृढ़ संकल्प के साथ वो म्यांमार की सीमा में दाखिल हो गए। सोचिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि अपने मिशन और देश के प्रति उनके जज्बे का एक बहुत ही गहरा इमोशनल पल था। द ग्रूलिंग 40 किलोमीटर ट्रैक। सीमा पार करते ही असली फिजिकल चैलेंज शुरू हो गया और यकीन मानिए, टारगेट तक पहुंचने का ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। जरा इमेजिन करके देखिए, खड़ी चढ़ाई, घनी झाड़ियां और बेहद दुर्गम पहाड़ी रास्ते। और सबसे हैरान करने वाली बात, हर एक कमांडो अपने कंधों पर 35 किलो वजन के हथियार और इक्विपमेंट लादे हुए था। 35 किलो! और इसी भारी भरकम वजन के साथ उन्हें 40 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना था। इतनी भारी सामग्री के साथ ऐसी कठिन कंडीशन में मार्च करना, ये अपने आप में इंसान की फिजिकल और मेंटल सहन शक्ति का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और इसी ट्रैक के दौरान एक ऐसा मोमेंट आता है जो आपको बताता है कि असली लीडरशिप क्या होती है। हुआ ये कि पहाड़ की चोटी तक पहुंचते पहुंचते जवानों के पास पीने का पानी खत्म हो गया। आप सोच सकते हैं कि वो कितने थके हुए होंगे। ऐसे भारी तनाव के बीच लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, तो बहुत ही अच्छी बात है, उन कैंप्स में रखा खाना और पानी, आज रात वो सब हमारा होगा। मतलब परेशानी को भी एक मोटिवेशन में बदल दिया। इस एक लाइन ने पूरी टीम में एक नई एनर्जी और जोश भर दिया। द 45 मिनट स्ट्राइक। 40 किलोमीटर का वो थका देने वाला सफर पूरा हो चुका था और अब समय था 8 जून की सुबह 5 बजे का। उग्रवादी अपने कैंप में बिल्कुल बेफिक्र होकर
नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। उन्हें भनक तक नहीं थी कि भारतीय सेना के कमांडोज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। और फिर लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा का फायर का ऑर्डर आता है और सुबह की खामोशी पूरी तरह टूट जाती है। सबसे पहला वार होता है सीधे कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर से। ये वार इतना सटीक और भयानक था कि पहले ही झटके में 6 उग्रवादी मौके पर ही ढेर हो गए। इसके बाद जो शुरू हुआ वो मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री के सबसे इंटेंस एनकाउंटर्स में से एक था। आप बस इस बात से अंदाजा लगाइए कि वो 45 मिनट का हमला कितना खौफनाक रहा होगा। जरा इन नंबर्स को सुनिए। सिर्फ 45 मिनट के अंदर 40 ऑटोमेटिक हथियारों से एक साथ अंधाधुंध फायरिंग की गई। पूरे 15,000 राउंड गोलियां दागी गईं, 150 ग्रेनेड फेंके गए और करीब 1 दर्जन रॉकेट लॉन्च किए गए। लिटरली उग्रवादियों को संभलने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। इस ताबड़तोड़ फायरिंग ने उनके कैंप्स को पूरी तरह से राख के ढेर में बदल दिया। और इस बिजली की रफ्तार वाली कार्रवाई का नतीजा क्या निकला? आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ 50 से ज्यादा उग्रवादी मारे गए और उनके ठिकाने पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गए, और दूसरी तरफ भारतीय सेना का नुकसान बिल्कुल शून्य, 0। मतलब 64 पैरा स्पेशल फोर्सेस के एक भी कमांडो को खरोंच तक नहीं आई। ये प्लानिंग, प्रिसिजन और एग्जीक्यूशन का एक ऐसा लेवल है जिस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। आफ्टरमैथ एंड सेफ रिटर्न। अब मिशन का सबसे क्रिटिकल फेज शुरू होता है। टारगेट तो अचीव हो गया था, लेकिन दुश्मन के इलाके से बिना किसी नुकसान के बाहर निकलना अभी भी बाकी था। और फिर आती है 8 जून की दोपहर 3 बजे तक 64 पैरा एसएफ के सभी कमांडोज सफलतापूर्वक वापस भारतीय सीमा में लौट आते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि वो पूरी तरह से मिट्टी और बारूद से सने हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक सफल मिशन का संतोष था। 4 जून को हमारे जवानों की शहादत से जो दुखद कहानी शुरू हुई थी, वो 8 जून को इस सेफ एक्सट्रैक्शन के साथ अपने अंजाम तक पहुंच गई। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक सवाल खड़ा होता है। ऑपरेशन सनराइज जैसी जो ये त्वरित सीमा पार जवाबी कार्रवाइयां हैं, ये मॉडर्न जियोपॉलिटिकल डिटरेंस को कैसे नया आकार दे रही हैं? जब कोई देश इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पार जाकर इतनी स्पीड और सटीकता से खतरों को बेअसर करने की ताकत और इच्छा शक्ति दिखाता है, तो नेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और कूटनीति के लिए इसके क्या मायने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है।